हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा आप जानते हैं हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। यूजीसी नेट और हाँ एक चीज़ और है, यूजीसी नेट और एमपी सेट का दोनों का सिलेबस एक ही है। तो दोनों के लिए ये जो वीडियोज़ हैं क्लासेस आप दोनों के लिए ही बराबर हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं आप। जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा। एक तो देखो सबसे बड़ी बात होती है कि ऑनलाइन टीचिंग में सब्सक्राइब के ऊपर डिपेंड करता है। सब्सक्राइब आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा आप पसंद करेंगे, उतना ही ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से काम करने के लिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और बाकी जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बिना किसी की चिंता किए। कोई नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। और अभी हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड जो उसकी थ्योरी क्लासेस हैं वो मैंने 5-6 क्लास ले ली हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना, वो क्लासेस उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज हम यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम इसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, एक आध वीडियो करेंगे। और उसके बाद फिर हम सेकंड जो यूनिट है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, मतलब सारा ही पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलते हैं हम यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ हेतु अध्ययन अधीन के जीवन के विश्लेषण में किसका फोकस होता है। अर्थ हेतु, आप जानते हैं अर्थ हेतु अध्ययन, हमें अगर किसी हम अध्ययन कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें उसका अर्थ समझना है। ठीक है, तो अर्थ हेतु अध्ययन अधीन के जीवन के विश्लेषण में किसका फोकस होता है, तो दृश्य घटना विज्ञान का होता है। किसका फोकस होता है, दृश्य घटना विज्ञान का। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, शायद 2021 या 22 में पूछा गया था कि अर्थ हेतु अध्ययन अधीन के जीवन के विश्लेषण में किसका फोकस होता है, तो दृश्य घटना विज्ञान का होता है। किसी अध्यापक का काम एक संतोषप्रद अध्ययन व्यवसाय कब हो सकता है। कोई अध्यापक है अगर अपना मतलब कोई टीचिंग कर रहा है तो उसका एक संतोषप्रद अध्ययन व्यवसाय कब हो सकता है, जब उसे विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त हो। ठीक है, जब उसे विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त हो तभी उसके लिए वो जो प्रोफेशन है टीचिंग का वो उसके लिए संतुष्टिपूर्वक यानी कि एक सेटिस्फैक्शनल प्रोफेशनल बन सकता है। अदरवाइज आप देखते हैं कि ज़्यादातर मैंने देखा है जेंट्स को कि वो टीचिंग को ना, जब उन्हें कहीं कोई लाइन नहीं मिलती है तो इस लाइन को बहुत लोग हैं जो चुन लेते हैं, है ना। मैंने यहाँ मतलब बहुत से छोटे छोटे स्कूल्स में देखा है, क्योंकि उनको कहीं और जाना होता है और वो कहीं और पहुँच जाते हैं। लेकिन वो उनका मतलब वो नहीं होता, प्रोफेशन वो करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बस ऐसी मजबूरी में कर रहे होते हैं, है ना। तो वो वहाँ पर क्या होता है कि वो ठीक से कभी भी उस प्रोफेशन को नहीं अपना सकते, जिनका मन नहीं होता है, जिनको शौक़ होता है, जो बच्चों से जुड़ना चाहते हैं, जो भावनात्मक रूप से एक अच्छे इंसान होते हैं, वही एक अच्छे टीचर बन सकते हैं और उन्हें ही अंदर से संतुष्टि मिल सकती है। ठीक है, तो जब उसे विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त हो तभी उसके लिए वो संतोषप्रद व्यवसाय बन सकता है। किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही मतलब हमारे अंदर पहले से ही जो गुण होते हैं उनका विकास किसके कारण होता है, तो शिक्षा के द्वारा होता है। और धीरे धीरे हमारे अंदर से जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमारे अंदर पहले जब जानते हैं आप बचपन में या बहुत से लोगों के अंदर बहुत ही हेजिटेशन है, वो किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं, है ना, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर ये शिक्षा जो होती है ना, शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि जो बंदा है ना वो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देता है, वो अपने लिए दूसरों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी। किन शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं। तो कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित विधि है जिसमें विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम में। आगमनात्मक शिक्षा हमने पहले पढ़ा था, ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें बच्चों को सिर्फ उदाहरण दिया जाता है और बच्चे नियम तक स्वयं पहुंचते हैं। तो इस प्रकार ये चुनौतियों का काम करती है। ठीक है, आगमनात्मक और आगमन विधि और निगमन विधि, एक निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन।
ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% वन, मतलब 101% पूछा ही जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। कहीं भी जहाँ पे भी CDP आ रहा है ना, वहाँ पे ज़रूर पूछा जाता है। तो इनको तो आप ज़रूर अच्छे से याद कर लेना। अनुसंधानों में अनुसंधानों में अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? तो जो अनुसंधान तो आप जानते ही होंगे, जो प्रयोगशाला है उसमें प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है? तो शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। ठीक है, शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण क्या माना जाता है? अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार माना जाता है। किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? कौन सी ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसके अंदर आप जानते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है वो साल भर चलता रहता है। उसमें क्या होता है, लगातार जब बच्चे को पढ़ाते रहते हैं तो उसको ऑब्जर्व करता है टीचर, ठीक है, कि बच्चा किस तरीके से डेली होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका साफ सफाई का हर चीज़ का मतलब ध्यान रखा जाता है। यही निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। और ये अनौपचारिक रूप से किया गया मूल्यांकन है। औपचारिक वो होता है जिसमें टाइम का लिमिट होता है। भाई जैसे पेपर होते हैं, जब एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे को भाई इतने बजे स्कूल आना है, पेपर कॉपी लेना है, उसको लिखना है, ये बताना है, उसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, तो वो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। लेकिन निर्माणात्मक में आप जानते हैं मौखिक और लिखित दो तरीके से इसमें परीक्षा ली जाती है वैसे तो, ठीक है। तो ये अनौपचारिक रूप से किया गया होता है। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए कौन सा एक मुख्य शिक्षण व्यवहार है? तो अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता जरूर होनी चाहिए, है ना। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल, देखो मैं भी बनना चाहती हूँ एक, मतलब चाहे तो देखो हम यूट्यूब वगैरह पे अगर ऑनलाइन ही हमें काम करना है तो कुछ और भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन फिर भी बस मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग ही है। और मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं टीचिंग मतलब टीचर के रूप में ही बच्चे मुझे जाने, कोई फालतू का कुछ चीज़ों से नहीं। तो इसीलिए प्लीज़ बस प्रभावी शिक्षक बनना है मुझे, बस यही है कि एक टीचर बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी मतलब जो ज्ञान है या फिर जो नॉलेज है उससे बच्चों का भला हो जाए, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप सपोर्ट करेंगे ना तो ये हो जाएगा। तो विद्यार्थियों की बस सहभागिता ही हम भी चाहते हैं, है ना। हर कोई चाहता है, कोई भी टीचर हो अगर अच्छा टीचर है तो उसे पैसे से या किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मतलब बच्चों की सहभागिता, बच्चों से सम्मान चाहिए होता है। नैदानिक मूल्यांकन से क्या सुनिश्चित होता है? तो नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है? अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान करना, यही होता है नैदानिक मूल्यांकन। हमने बच्चों का एग्ज़ाम लिया, ठीक है, बच्चों का एग्ज़ाम लिया, चाहे वो मौखिक लिखित कोई भी परीक्षा लें, और उसमें हमें पता चला कि बच्चे को ये समस्या है, उसके कम मार्क्स आए, या वो बोल नहीं पा रहा है, वो लिख नहीं पा रहा है, कुछ समस्याओं का हम फिर पता लगाते हैं और उनका निदान खोजने की कोशिश करते हैं, उनका उपचार करने की कोशिश कर, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कोई बीमारी हो जाती, भगवान ना करे कोई भी बीमार पड़े, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाता है और जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी का ना, वो एक अलग बात है। देखो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, मतलब किसी के पास गए और उन्होंने सीधा डायरेक्ट, बस आजकल तो हर कोई अपना जेब भरता है, तो बस दवाई दे दी और ठीक छुट्टी, मतलब जबकि तरीका ये होता है कि उस बीमारी के जो जड़ है ना वहाँ तक पहुँचा जाए कि बीमारी आपको क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, क्या आपने ऐसा गलत किया, गलत खाया, गलत पिया, ठीक है। तो वैसे ही बिल्कुल जो नैदानिक मूल्यांकन होता है उसमें बच्चे की तह तक पहुंचा जाता है, उसमें पता लगाया जाता है कि बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या उसकी कोई पारिवारिक समस्या हो सकती है, या उसके खुद की कोई व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, या कोई उसको सामाजिक समस्या है, और उसका फिर उपचार किया जाता है, ठीक है। तो ये नैदानिक मूल्यांकन होता है। एक अनुदेशनात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? एक अनुदेशनात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपको बताना है तो ये है रेडियो वार्ता, ठीक है, रेडियो वार्ता। रेडियो तो आप जानते ही होंगे। किस शिक्षण सहायक से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? तो कौन सा शिक्षण सहायक है, सहायक सामग्री है जिससे पठन यानी कि पढ़ने में भी, सुनने में भी और उच्चारण करने में यानी कि बोलने में भी, इन तीनों कौशल में वृद्धि होती है? श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री से। श्रव्य भाषिक यानी कि सुनने से और भाषण देने से क्या होती है? पठन, श्रवण और उच्चारण के कौशल में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक कौशल नहीं है, वैसे 4 कौशल बताए गए हैं
एक इसमें लिखित होता है, लेकिन श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री से लिखित पर कोई असर नहीं पड़ता। बहुल बुद्धि विधान सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो ये किया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो जीन पियाजे ने, आप जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 चरण दिए थे और उसमें किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होते हैं, जो कि सबसे लास्ट वाली इसने चौथा चरण है ये। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होते हैं। इससे पहले उन्होंने एक तो संवेदी प्रेरक चरण होता है, यानी कि जब बच्चा 2 साल तक का होता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है, दूसरों को फॉलो करके सीखता है। फॉलो तो वैसे बच्चे मतलब करते ही हैं, हमेशा ही करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को करें, लेकिन वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो 2 साल तक और 2 साल से 7 साल तक का उन्होंने मूढ़ संक्रियात्मक बताया था, है ना। और इसके बाद मतलब बच्चा अपनी सामने की जो प्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं उनको देख करके सीखता है। और उसके बाद उन्होंने एक बाल्यावस्था बताया था, अमूर्त, है ना। और फिर ये औपचारिक मूर्त संक्रियात्मक चरण, यानी कि जिसमें 7 से 12 साल का बच्चा होता है ना, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा समझना शुरू कर देता है। और जो किशोर विद्यार्थी होते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में आते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, जो अनौपचारिक रूप से भी किया जाता है, औपचारिक रूप से भी किया जाता है, और जो समय समय पर यानी कि पढ़ाने के तुरंत बाद उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है, ये होता है उनके अधिगम को बढ़ाना, ठीक है, उनकी क्षमता को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब लाभ होता है। तो विद्यार्थी केंद्रित जो कक्षा है उसका प्रयोजन क्या है, उससे क्या लाभ है? आज का जो मनोविज्ञान है, आज की जो पढ़ाई है वो मनोविज्ञान के आधार पर तय की जा रही है। और मनोविज्ञान ये कहता है कि हमें विद्यार्थी केंद्रित पढ़ाई या शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग में लानी चाहिए। हमें ऐसे टीचिंग मेथड अपनाने चाहिए जो विद्यार्थी केंद्रित हों, ठीक है, जो बच्चों को सेंटर में रखें, यानी कि बच्चों की रुचि को देखकर, उनकी अभिरुचि को देखकर, उनकी योग्यता को देखकर, उनकी क्षमता को देख करके ही सारी काम होने चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, आप जानते हैं अगर क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन हर बच्चे में ना कुछ डिफरेंसेस अलग होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस अलग होते हैं। बच्चे मतलब भाषा भी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, या फिर उनकी जो रुचि है वो अलग होती है, उनकी जो योग्यता वो अलग होती है, उनकी क्षमता अलग होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत देर से सीखता है। तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा से यही लाभ होते हैं उनसे निपटने के लिए। शिक्षण के माध्यम से सक्षमता, सॉरी भाई ये समक्षता लिख दिया, सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मैस्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो एक तो मैस्लो ने पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, ये याद रख लेना, है सीडीपी का क्वेश्चन है। और आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को, ठीक है, शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मैस्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को, ठीक है, आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को क्या किया जाना चाहिए? संतुष्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो सतत फीडबैक प्रदान करना और अधिगम की निगरानी करना, ठीक है, सतत फीडबैक प्रदान और विद्यार्थी अधिगम की निगरानी करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन के ये लक्ष्य हैं, ठीक है, अधिगम को बढ़ावा देना, विद्यार्थी अधिगम पर निगरानी, उसकी निगरानी का मतलब है उसको हर समय उसको अपनी नज़रों में रखना कि हाँ बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे, सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और सतत का मतलब होता है लगातार फीडबैक प्रदान करना। शिक्षक की स्व अनुभविक विधि का विकास किसने किया था? तो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया था, ठीक है, शिक्षक की स्वानुभविक विधि का विकास किसने किया था? आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया था। यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता, बहुत से बच्चे होते हैं जो दूर बच्चे खेल रहे हैं लेकिन एक जगह खड़ा हुआ रहता है ना, उनके साथ वो खेल नहीं पाता, वो इतना शर्मीला होता है,
बहुत से बच्चे ऐसे शर्मीले होते हैं जो किसी के सामने ही नहीं आ पाते, है ना। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित होगा। तो यदि कोई बच्चा अगर शर्मीले स्वभाव के कारण दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा। सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास प्रभावित होगा, यानी कि वो समाज से कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से, जैसे कि उसे समाज के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो कौन सा मूल्यांकन अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या प्रदान करता है। तो कौन सा मूल्यांकन है जो अधिगम की समस्याओं के लिए तो संभावित कारणों की व्याख्या प्रदान करता है। तो ये उपचारात्मक मूल्यांकन है, इसे नैदानिक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, नैदानिक भी कहा जाता है इसको। पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOC को विकसित करने का काम किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है। मूक, MOOC ये मूक होता है, और इसको विकसित करने का कार्य किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है। तो शैक्षिक संचार निकाय को दिया गया है, CEC, ठीक है, शैक्षिक संचार निकाय को दिया गया है। तो यहाँ पर यही हमारे 20 क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे लगेंगे और आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि यूज़फुल रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। काफ़ी मेहनत करके ही क्वेश्चन मैं बना रही हूँ, सारी थ्योरी वगैरह बनाना करना खुद से सारी बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना, जिन्होंने भी नहीं किया है, कर लिया है तो उनको दिल से धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करना। और कमेंट में ना आप इसी तरह से मतलब अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, बताया करो, अगर कोई गलती भी है तो उसको भी बता दिया करो, है ना, कि मैम यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, तो मैं उसको भी सुधार लूँगी। अगर आप सजेशन देना चाहेंगे, हाँ, अगर आपको बुराई करनी है तो भाई बेशक मत करना, है ना, बुराई कौन सुनना चाहता है। चलिए ठीक है, ओके, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।